वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका हमारे फ्यूचर एंड ऑप्शंस की सीरीज़ में। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि डेरिवेटिव्स टू टाइप्स की मार्केट होती है, एक स्पॉट मार्केट होती है, एक फॉरवर्ड मार्केट होती है। ठीक है, तो स्पॉट मार्केट तो आपको बता दिया था कि जो नॉर्मल प्राइस पे जो प्राइस चल रहा है उस पर ट्रेड होता है। और फॉरवर्ड मार्केट में भी चार तरह की डेरिवेटिव्स, चार टाइप्स के पार्ट होते हैं फॉरवर्ड मार्केट में ही। फॉरवर्ड मार्केट में भी चार टाइप्स होते हैं। इसमें पहला जो होता है वो होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि जो बायर होता है और सेलर होता है वो बिल्कुल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, फॉरवर्ड मार्केट की तरह। जो बायर होता है वो सेलर से कांटेक्ट करता है कि सपोज दैट ये लेडी कांटेक्ट करती हैं कि मैं ये क्राउन है, इस क्राउन को 1 महीने बाद खरीदूंगी एक सर्टेन प्राइस पे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक प्राइवेट एग्रीमेंट होता है। अब प्राइवेट एग्रीमेंट में क्या होता है, कोई थर्ड पार्टी नहीं आती है इसमें, बस यही दो लोग अपने उसके एग्रीमेंट के लिए होते हैं। तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। और इसमें क्या होता है कि ये लेडी कुछ अमाउंट पे कर देती है, कुछ अमाउंट पे करके कह देती है 1 महीने बाद मैं इस क्राउन को खरीदूंगी। अब इस क्राउन की वैल्यू अगर 1 महीने बाद अगर कितनी भी होगी, बट मैं एक सर्टेन प्राइस पे ही इस क्राउन को खरीदूंगी। और सेलर जो है वो एक सर्टेन उसी प्राइस पे इस क्राउन को बेचेगा अगले 1 महीने बाद, चाहे वैल्यू कितनी भी हो, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये प्राइवेट एग्रीमेंट होता है और फ्यूचर डेट पे होता है। इन फ्यूचर जो भी प्राइस होगा उससे मैटर नहीं करता है। और प्री डिटरमाइन मतलब प्राइस जो है जो इन दोनों ने आपस में सोच, सपोज दैट ये क्राउन 60,000 में खरीदने वाली, तो 1 महीने बाद भी ये इसको 60,000 में खरीदेंगे। अभी हो सकता है ये कुछ प्राइस उसको सेलर को पे करेंगे, सपोज दैट 10,000 रुपीज पे कर देंगे, तो इन फ्यूचर भी वो 60,000 मतलब 50,000 रुपीज दे के 60,000 में ये क्राउन खरीद लेंगे। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब दूसरा टाइप है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। देखो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही है। ठीक है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि वही चीज़ होती है, बायर्स जो है अपने एक सर्टेन प्राइस पे खरीदता है और सेलर एक सर्टेन प्राइस पे। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये प्राइवेट नहीं होता है, ये एक एक्सचेंज पे होता है। जैसे हमारी इंडिया में जो दो एक्सचेंजेस हैं, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एक है नेशनल स्टॉक। जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हमारी दिल्ली में है और बॉम्बे स्टॉक्स हमारी जो है बॉम्बे में। तो ये एक स्टॉक पे एक्सचेंज होते हैं, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ। अब ये जो एक्सचेंज हो जाती है ये एक गवर्नमेंट एंटिटी हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ना बायर सेलर के साथ फ्रॉड कर सकता है इन फ्यूचर, और ना सेलर के बायर के साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो एग्रीमेंट के बीच में जो ये थर्ड पार्टी ये जो एक्सचेंज हो जाती है ये सेटलमेंट करवाती हैं। और इनका जो सेटलमेंट होता है वो डेली होता है। ठीक है, और इसमें एक्सचेंज जो है वो गारंटी देता है कि उनका जो जो भी सेटलमेंट का जो भी है वो क्लियर करवाएंगे। अब जब इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, मतलब एक्सचेंजेस इन्वॉल्व है, तो एक्सचेंजेस के अपने अपने रूल्स भी होंगे। जिसमें क्या है कि एक्सचेंज के अपने रूल होंगे कि मतलब एक सर्टेन लिमिट तक खरीदा जा सकता है, या लॉट साइज होना चाहिए। लॉट चलते हैं इसमें, तो इसमें लॉट साइज के अकॉर्डिंग आप खरीद सकते हो, इतने इतने लॉट में आप जो है जो क्वांटिटी आप उसको खरीद सकते हो। प्राइस बहुत ज़्यादा एक्सीडिंग नहीं होना चाहिए, है ना। प्राइस की भी एक लिमिट होनी चाहिए और खरीदने की भी एक लिमिट होनी चाहिए, और खरीदने के भी ऑर्डर अलग अलग लॉट में होने चाहिए। ठीक है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में यही चीज़ थी। चलिए, जो थर्ड हमारा एग्जांपल है वो है ऑप्शन। अब ऑप्शन क्या होता है? देखो, ऑप्शन भी होता फ्यूचर्स की तरह है। इसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट एंटिटी आती है, एक्सचेंज ट्रेडेड होता है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस के साथ होता है। बट इसमें एक डिफरेंस होता है फ्यूचर से। अब वो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस ये होता है कि जो बायर जो होता है इसमें आपको ज़रूरी नहीं आप वो फ्यूचर में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परचेज करो या ना करो, ये ज़रूरी नहीं होता है। गवर्नमेंट एंटिटी होगी, मिडिल मैन में गवर्नमेंट एंटिटी होगी, एक्सचेंज होगी, बट वो ये चीज़ वो नहीं होता है। उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है बायर के पास कि वो फ्यूचर में वो कॉन्ट्रैक्ट को खरीदे ही खरीदे। अगर उसको लॉस हो रहा है तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर आ सकता है। कैसे आ सकता है बाहर? देखो, पहले उसमें क्या था कि जो देखिए किस तरह से इसमें ऑब्लिगेशन नहीं होती बायर के पास कि फ्यूचर में जो हम फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट जो था उसमें हम क्या कर रहे थे कि अगर एक फिक्स प्राइस पे तो उसको उसका कुछ परसेंटेज देना पड़ रहा था। जैसे मान लो ये जो बायर है, इस बायर को जैसे मान लो वो 10 रुपए की चीज़ अगर बायर इन फ्यूचर खरीदना चाहता है तो उसमें से हो सकता है 2-3 रुपए इसको पहले बयाना देना पड़ता सेलर को।
बट ऑप्शंस में ऐसा कुछ नहीं होता, ऑप्शंस में चलता है प्रीमियम। उसको एक प्राइस देना होगा, जैसे मान लो बायर कोई भी चीज़ सेलर से इन फ्यूचर 10 रुपए में खरीदना चाहता है, तो वो उसका एक प्रीमियम पे करेगा 1 रुपए। सपोज दैट हमने प्रीमियम की जो प्राइस रखती वो 1 रुपए है, ठीक है, वो 1 रुपए प्रीमियम इसको पे करेगा, मतलब सेलर को पे करेगा उसके एक्सचेंज के थ्रू। जिसमें क्या होगा, इन फ्यूचर पे अगर उस 10 रुपए की वैल्यू अगर वो 11 रुपए हो जाती है, तो वो उसको प्रीमियम को परचेज कर लेगा, उसका 1 ही रुपए गया, ठीक है, परचेज कर लेगा। अगर उस वैल्यू, मान लो कल को अगर 10 रुपए से उस जो प्राइस की वैल्यू 10 रुपए से 9 रुपए हो गई, तो वो 1 रुपए प्रीमियम भी दिया है और उसको 9 रुपए में लॉस में खरीदेगा, तो वो उसको लॉस नहीं हो जाएगा, लॉस में खरीदने पर, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदेगा नहीं, जिसमें उसका लॉस क्या हुआ, सिर्फ 1 रुपए का लॉस हुआ। चलो छोटे एग्जाम, थोड़ा बड़े एग्जाम्पल से समझते हैं अपन। देखो, सपोज दैट हम 10 रुपए नहीं 10,000 से करते हैं, ठीक है। इसका एक 10,000 का एक जो है ऑप्शंस खरीदा 100 रुपए के प्रीमियम पे, सपोज दैट, ठीक है, 10,000 रुपए का ऑप्शन उसने खरीदा 100 रुपए के प्रीमियम पे। अब कल को मान लो अगर ये 10,000 का ऑप्शन अगर 9,000 रुपए हो जाता है, ठीक है, कल को 9,000 का ऑप्शन हो जाता है, लेकिन इसने 100 रुपए में उस ऑप्शन को बाय करा था। तो कल को अगर ये बायर कहते कि भाई 9,000 का ऑप्शन हो गया, बट मैं अब इसको बाय नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि वो 9,000 का हो गया, तो अब 1,000 रुपए का नुकसान है ना। तो उसने 100 रुपए का प्रीमियम खरीदा था, अब वो बाद में मना कर देगा, नहीं मैं अब मैं कॉन्ट्रैक्ट मैं नहीं खरीदूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं लूंगा, सॉरी नहीं लूंगी। तो जिसमें क्या उसका नुकसान जो बायर का हुआ, सिर्फ 100 रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। उसमें बायर का सिर्फ 100 रुपए का नुकसान हुआ, जिसमें 100 रुपए का सेलर का फायदा हो गया, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट तो लगा नहीं। बायर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं आई कि कल को उसको अगर 10,000 रुपए का 9,000 रुपए में हो गया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको 9,000 रुपए में खरीदना ही पड़ेगा, ठीक है। बायर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, बायर का एक छोटा सा नॉमिनल चार्ज कर, प्रीमियम जो चार्ज था वो नॉमिनल चार्ज उसका गया, लॉस हुआ, और बाकी उसको कल को 9,000 की वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खरीदना पड़े। तो ऑप्शंस में यही होता है। इसको हम और डिटेल में समझेंगे आगे चल के, मैं ऑप्शंस पे पूरी डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें और डिटेल में हम इसको समझेंगे। अभी इतना ही समझते हैं। तो चलिए जानते हैं स्वैप क्या होता है। देखो स्वैप थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वैसे हम लोग में यूज में नहीं होता स्वैप, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, इसको ध्यान समझना। यूज नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी समझा दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि सपोज दैट पर्सन ए किसी कंपनी से बोरो करता है, कुछ पैसे बोरो करता है, और वो एक फिक्स इंटरेस्ट पे पर्सन बी को कर देता है, ठीक है, फिक्स इंटरेस्ट पे पर्सन बी को पैसे दे देता है। और यही सेम चीज पर्सन बी किसी कंपनी से पैसे बोरो करता है वेरिएबल इंटरेस्ट पे, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। अ, इसमें क्या होता है कि एक वेरिएबल इंटरेस्ट पे कंपनी से पेमेंट लेता है पर्सन ए, और फिक्स इंटरेस्ट पे पर्सन बी को पे कर देता है, ठीक है। समझ लो वेरिएबल इंटरेस्ट पे इसने पर्सन ए ने, वेरिएबल मतलब चेंज भी हो सकता है, हर साल जो है इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, तो चेंज भी हो सकता है। तो वेरिएबल इंटरेस्ट पे पर्सन ए कंपनी से बोरो करता है पैसे, और पर्सन बी को फिक्स रेट में पैसे दे देता है। जस्ट वाइस वर्सा, पर्सन बी फिक्स इंटरेस्ट रेट पे फिक्स इंटरेस्ट रेट पे इससे पेमेंट लेता है, और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे पर्सन ए को पे कर देता है। चलो ध्यान से समझना। पर्सन ए ने बोरो करा कुछ पैसा, फिक्स वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे पर्सन बी को दिया फिक्स इंटरेस्ट में, ठीक है। और जब ये इससे लेगा, तो ये इसको जब वापस करेगा पैसा, तो वेरिएबल इंटरेस्ट में पैसा वापस करेगा। और यही चीज जस्ट अपोजिट पर्सन बी ने करी। उसने क्या करा कि क्या नाम है, फिक्स इंटरेस्ट में कंपनी से पैसा लिया, और वेरिएबल इंटरेस्ट में पर्सन ए को दिया। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट का जो चेंजमेंट है, ये होता है एम आई बी ओ आर के हिसाब से। एम आई बी ओ आर क्या होता है, एम आई बी ओ आर होता है कि मुंबई इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। ये जो हर साल जो इंटरेस्ट रेट का जो चेंज होता है, वो एम आई बी ओ आर के हिसाब से होगा, ठीक है। मे बी एम आई बी ओ आर ज़्यादा हो सकता है, वेरिएबल रेट जो वेरिएबल इंटरेस्ट जो पे करा है पर्सन ए ने बी को, या जो भी कंपनीज को, तो उसमें वेरिएबल रेट में क्या होता है कि कभी किसी साल इंटरेस्ट रेट ज़्यादा भी हो सकता है, किसी साल इंटरेस्ट रेट कम भी हो सकता है। तो इन चीज़ों में ए और बी पर्सन जो है पैसा कमाते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा से इंटरेस्ट रेट कम से, इनसे जो है पैसा कमाते हैं। ये
ओवर द काउंटर होता है, और मतलब ये जो ट्रेड होती है वो ओवर द काउंटर होती है। इसमें कोई भी एक्सचेंज रेगुलेटेड नहीं होती, ये दो लोग के बीच का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होती, ये दो लोग के बीच का एग्रीमेंट होता है जो पेपर पे होते हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड टर्म है और यूज़ भी नहीं होता है, सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के लिए होता है, जो डायरेक्ट आपस में जो बिजनेसमैन डील करते हैं, तो उनके लिए होता है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम जो है, अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स को बहुत ही डीपली से हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में। तो अगर वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो गाइस प्लीज़ इसको शेयर करना उन लोगों को जो अभी फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बेसिक्स समझ रहे हैं, क्योंकि मैं आगे और भी वो डिटेल में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को जो है डिस्क्राइब करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इसको शेयर करिएगा उन लोगों को जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन को एज अ बेसिक समझने वाले हैं। थैंक यू गाइस।